तानाशाह किम जोंग उन के देश में पाकिस्तान और भारत में रेस छिड़ गई है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं चीनी उत्पादन में भारत कौन से नंबर पर पहुंचा है और पहली बार 8 साल में ऐसा क्यों हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में गन्ने की पैदावार में भारी गिरावट देखी जा रही है। पिछले साल सूखे और इस साल अतिवृष्टि ने किसानों और उद्योग जगत के लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। चीनी उत्पादन खपत के मुकाबले में कम हो सकता है, ऐसा 8 सालों में पहली बार होगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सितंबर 2025 में खत्म होने वाले सीजन में वो निर्यात की अनुमति शायद न दे पाए। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें बढ़ सकती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश भारत के कुल चीनी उत्पादन का 80% से अधिक हिस्सा रखते हैं। इन राज्यों में गन्ने की कम पैदावार के कारण व्यापारिक घरानों ने 2024-25 सीजन के लिए अपने उत्पादन अनुमान घटा दिए हैं। एक ग्लोबल ट्रेड हाउस के इंडिया हेड ने नाम न छापने के शर्त पर बताया है कि उत्पादन पिछले साल के 3.2 करोड़ टन से घटकर लगभग 2.7 करोड़ टन रह सकता है। यह देश की 2.9 टन से अधिक की वार्षिक खपत से भी कम है। वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बी थाम्बरे ने बताया है कि गर्मियों के महीने में पानी की कमी के कारण गन्ने की फसल पर लंबे समय तक दबाव रहा। जब मानसून का मौसम शुरू हुआ तो अत्यधिक वर्षा और सीमित धूप के कारण भी फसल की बढ़ोतरी पर प्रतिकूल असर पड़ा। थॉम्बरे ने कहा कि प्रतिकूल मौसम ने गन्ने की पैदावार में प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन की कमी की है। महाराष्ट्र और पड़ोसी कर्नाटक मिलकर भारत की लगभग आधी चीनी का उत्पादन करते हैं। इनमें 2023 में औसत से कम वर्षा हुई है। इससे जलाशयों का स्तर कम हो गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में 5 एकड़ जमीन पर गन्ने की खेती करने वाले श्रीकांत इंगले का कहना है कि आमतौर पर हम 1 हेक्टेयर जमीन से 120 से 130 टन गन्ना काटते हैं, लेकिन इस साल हमारी सारी कोशिशों के बावजूद पैदावार घटकर 80 टन रह गई है। देश की प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में सूखे ने फसल को प्रभावित नहीं किया है। हालांकि राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि राज्य में लाल सड़न रोग से बागान प्रभावित हुए हैं, जिससे गन्ने की पैदावार कम हो गई है। अधिकारी ने कहा कि बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हम किसानों को गन्ने की नई किस्मों को अपनाने की सलाह दे रहे हैं। व्यापारिक घराने के प्रमुख ने कहा कि उत्पादन अनुमान में कमी के कारण मौजूदा सीजन में किसी भी निर्यात की संभावना समाप्त हो गई है। चीनी उद्योग 2 करोड़ टन निर्यात चाहता है, जबकि सरकार का कहना है कि अगर इथेनॉल की जरूरतें पूरी होने के बाद कोई अधिशेष रहता है तो वह सीमित निर्यात की अनुमति दे सकती है। कुल मिलाकर मौसम की मार ने गन्ने की पैदावार पर बुरा असर डाला है। इससे चीनी उत्पादन में कमी और निर्यात की संभावनाओं पर सवालिया निशान लग गया है। किसानों की चिंता बढ़ गई है और सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम अब उठाने की जरूरत मानी जा रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया का ध्यान जब मध्य पूर्व और यूरोप में युद्धों को लेकर पश्चिम की तरफ केंद्रित है, उस समय भारत ने पूर्व की ओर अपना फोकस किया है। नई दिल्ली ने अपने एक्ट ईस्ट नीति के तहत कोरियाई प्रायद्वीप में सावधानी के साथ काम शुरू किया है। इसी के तहत 3.5 साल के बाद भारत ने उत्तर कोरिया में अपनी राजनयिक उपस्थिति को बहाल किया है। कोविड महामारी के दौरान जुलाई 2021 में भारतीय दूतावास ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। अब भारत ने अपनी एक राजनयिक टीम को प्योंगयांग भेजा है, जो मिशन को फिर से चालू करने पर काम कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के साथ ही उसका प्रतिद्वंदी पाकिस्तान भी उत्तर कोरिया में अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान के रक्षा संबंध है। पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत करने में उत्तर कोरिया ने इस्लामाबाद की मदद की है। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी एक्सपर्ट साजिद तरार ने उत्तर कोरिया को लेकर भारत के कदम को बहुत ही स्मार्ट मूव बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत ऐसे समय में उत्तर कोरिया में दूतावास को फिर से चालू करने जा रहा है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रंप ने पिछले कार्यकाल के दौरान उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात की थी। ट्रंप ने रूस के साथ भी रिश्ते ठीक करने के संकेत दिए हैं, जो उत्तर कोरिया का एक बहुत ही अहम सहयोगी होने के साथ भारत का भी दोस्त है। उत्तर कोरिया की राजधानी में करीब 24 देशों के दूतावास मौजूद है। इन सभी दूतावासों को एक विशेष कैंपस के अंदर स्थापित किया गया है। केवल 3 देश हैं जिनके दूतावास के
कैंपस के बाहर स्थापित हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अन्य 2 देश रूस और चीन है। खास बात यह है कि प्योंगयांग में रहने वाले दूसरे देशों के राजनयिकों को लोगों से सामान्य रूप से मेल जोल बढ़ाने की इजाजत नहीं है। राजधानी से बाहर जाने के लिए भी राजनयिकों को अनुमति लेनी पड़ती है। हालांकि ये सब कुछ तब हो रहा है जब अमेरिका को ये सब पसंद नहीं है और अमेरिका लगातार घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। वैसे तो अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। आज अमेरिकी सैन्य अड्डे दुनिया के हर कोने में मौजूद है। इन सैन्य अड्डों के जरिए अमेरिका अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी बनाए रखे हुए है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह सैन्य अड्डों और सहयोगियों के साथ मिलकर एक विशाल सैन्य नेटवर्क का संचालन कर रहा है। ऐसे में एशिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे कई जगहों पर है। जापान में लगभग 53,700 अमेरिकी सैन्य कर्मी होन्शु, क्यूशु, ओकिनावा में है, तो वहीं लगभग 70% अमेरिकी बेस भी ओकिनावा प्रांत में है। दक्षिण कोरिया में भी लगभग 25,400 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यहाँ अमेरिकी सेना, नौसेना, वायुसेना और मरीन यूनिट तैनात है। दक्षिण कोरिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कैंप हम्फ्रीज भी है। गुआम की बात करें तो प्रशांत महासागर में स्थित गुआम में अमेरिकी नौसेना नेवल बेस गुआम, वायुसेना का एंडरसन एयरफोर्स बेस भी है। फिलीपींस, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और इन सब का निशाना कहाँ रहता है? इन सब का निशाना रहता है उत्तर कोरिया या फिर चाइना। उत्तर कोरिया और चाइना आपस के एक बड़े वाले सहयोगी हैं और ये बात किसी से छिपी नहीं है। पर भारत की यहाँ पर एंट्री ने पाकिस्तान के अंदर खलबली मचाई है। पाकिस्तान उत्तर कोरिया के साथ मिलकर अपने परमाणु कार्यक्रम को भी कथित तौर पर बढ़ाना चाह रहा है। इस चीज का डर सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों को भी है और पश्चिमी देश चाहते हैं कि इस चीज को कंट्रोल किया जाए। हालांकि भारत की जहाँ तक बात है तो भारत ने यही कहा है कि हम तो पुराने राजनयिक हैं और हम रिश्तों को उसी तरीके से लेकर चल रहे हैं और इसी दिशा में हम आगे बढ़ भी रहे हैं। खैर, अब यहाँ जो कुछ भी चल रहा है ये भारत के एक्ट ईस्ट नीति के कारण चल रहा है और इस वजह से रिश्ते भारत को बनाने बहुत जरूरी है। जिस तरीके से चीजें बदल रही है ऐसे में भारत को यहाँ पर जितना जल्दी रिश्तों को बेहतर कर ले भारत उतना ही बेहतर है और भारत इसी दिशा में बढ़ भी रहा है। महामारी काल में भारत ने उत्तर कोरिया को मदद भी भेजी थी। उत्तर कोरिया और भारत के बीच अगर बात करें तो वैसा कोई टेंशन नहीं है, इसलिए भारत को राजनयिक संबंध स्थापित करने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। रूस का अच्छा साथी भी है नॉर्थ कोरिया और इसका भारत को फायदा होता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।